नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद हैं सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी के इस प्रोग्राम में सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से आज अगली कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम, जो कि लेप्रोस्कोपी के बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी और सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एंड साइन, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है लैप्रोस्कोपी से स्त्री रोग का ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। अगर किसी फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हाउ द लैप्रोस्कोपी इज़ गोइंग टू हेल्प इन दिस, ये आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। जी मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि लेप्रोस्कोपी है क्या। देखिए, लैप्रोस्कोपी बेसिकली एक दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन की विधि है। लैप्रोस्कोपी बहुत बार लोग मिसगाइड हो जाते हैं, समझते नहीं कि उनको लगता है एक दूरबीन की जांच है। इट्स नॉट ए टेस्ट, इट्स ए सर्जरी जो कि दूरबीन पद्धति से की जाती है। आजकल ऑलमोस्ट सारी सर्जरी दूरबीन पद्धति से की जाती है, एक्सेप्ट आप बोल सकते हो सिज़ेरियन सेक्शन। तो हम दूरबीन के थ्रू पेट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको चेक करते हैं। इसके फ़ायदे क्या है कि आप उसी चीज़ को बिना लंबा चीरा लगाए, बिना चीर फाड़ के आप दूरबीन से चेक करते हो और उसी से आगे प्रोसीड करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और आपको भी पता है, जब हम दूरबीन यूज़ करते हैं तो हमारा एरिया ऑफ विजन बढ़ जाता है। आप जब चीरे की सर्जरी करते हो तो जहाँ पे आप कट लगाते हो आपको इतना ही हिस्सा दिखता है, लेकिन जब आप दूरबीन की सर्जरी करते हो तो स्कोप से आप बहुत लंबी सारी चीज़ें देख सकते हैं। पेट के अंदर आप जा रहे हैं, सपोज आपको बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम देखनी है, पर पैरेलल में अगर आपने दूरबीन को उल्टा घुमा दिया तो ऊपर आप लीवर देख सकते हैं, पित्त की थैली देख सकते हैं, और कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, तो वो ये सारी जानकारी हमको मिलती है। तो दूरबीन इसलिए बहुत कारगर टेक्निक है क्योंकि दूरबीन से हमारे को छोटे चीरे से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है एंड साथ के साथ हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो मैम, इसमें चीरा लगाने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? देखिए, चीरा किसी भी चीज़ को एसेस करने के लिए, अब आप सोचिए कि सपोज किसी का 5 सेंटीमीटर का चीरा लगता है और किसी का 0.5 सेंटीमीटर का चीरा लगता है, दोनों में फ़र्क होता है। तो दूरबीन एक, आप कह सकते हैं, ये जैसे मेरा थंब है, इतना मोटा स्कोप होता है, नली जैसा ट्यूब होता है जो ऑलमोस्ट इतने साइड से ये पेट के अंदर जाता है। कटिंग वहाँ भी होती है पर बहुत ही स्मॉल। कॉस्मेटिक्स के लिए हम लोग नाभि के बीच में या जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे इंसिजन देते हैं जो कि बहुत सूक्ष्म होता है और दिखता कम है। बहुत बार हम उसमें ग्लू लगा देते हैं तो स्टिच की भी ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार स्टिच लगाते हैं, कभी स्टेपल कर देते हैं, कभी हम ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, ये टेस्ट नहीं है, दिस इज सर्जरी, पर टेक्निक्स डेवलप हो गई। देखिए, हम और डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मेरे सामने रोबोट है, मैं रोबोट पे काम कर रही हूँ और रोबोट लैप्रोस्कोपी से काम कर रहा है, लेकिन अभी बी सिटी में ये ट्रीटमेंट नहीं आया है। अभी हम लोग लैप्रोस्कोप से ही काम कर रहे हैं। तो चीज़ें, काम वही हो रहा है पर पेशेंट ओरिएंटेड काम हो रहा है। जितना कम से कम उनको कष्ट हो, जितने कम से कम दवाइयाँ लगें, जितना कम से कम पेन हो, और डेफिनेटली अगर चीरा छोटा होगा तो आप घर जल्दी जाएंगे, अब आपका वर्क लॉस कम होगा, कॉस्मेसिस अच्छा होगा। तो लैप्रोस्कोपी के बहुत फ़ायदे हैं। आपका वर्क लॉस कम होता, कॉस्मेसिस अच्छा होता, आपके पेट में चीरा नहीं लगता तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आप कह सकते हो, पेन, कभी हर्निया बनने के चांसेस होते हैं, दवाइयाँ कम खानी है, पेन किलर्स कम लेना है, एंटीबायोटिक्स कम लेना है, और उससे इम्पॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिकल लॉस कम होता है, आप अपने वर्क पे जल्दी जा सकते हैं। ये सारे फ़ायदे हैं। जी मैम, लेप्रोस्कोपी की आवश्यकता किन महिलाओं को होती है? देखिए, इसको ब्रॉडली मैं अगर दो टर्म में, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, एंड देन मेरी एक्सपर्टीज जो है वो IVF एंड इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में है। तो मैं अगर ब्रॉड टर्म में बात करूँ इन चीज़ों की, गायनिक पेशेंट्स की बात करती हूँ। तो आप एल्डरली पेशेंट्स को लेंगे, बहुत बार क्या होता है कि उनको कोई रसौली है, गांठ हो गई, बच्चेदानी से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही। अब मैं एक एक करके बात करूँ तो बहुत बड़ा आप एक टर्म सुनते हैं कि ओवरी में सिस्ट हो गया है, अंडेदानी में कोई बड़ी गांठ बन गई है। अब इमेजिन करिए, उतनी बड़ी गांठ को निकालने के लिए अगर इंसिजन देना पड़े, चीरा लगाना पड़े, तो कितना बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा। तो हम लोग अम्लाइकस, मतलब नाभि के थ्रू दूरबीन डाल के वी जस्ट चेक इट, कैसा सिस्ट है,
कैसे निकालना है, सॉलिड सिस्ट है। पहले तो हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते ही हैं, जो आपकी सोनोग्राफी है या सीटी या एमआरआई स्कैन है। उसके बाद दूरबीन के थ्रू हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो एक पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई ओवेरियन सिस्ट, चाहे वो यंग लेडी में हो या एल्डरली में हो, तो अपने इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हम उसको हैंडल कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत बार गांठ होती है, फाइब्रॉइड, इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स, जैसे मैं नॉर्मली ज़्यादातर इनफर्टिलिटी देखती हूँ, तो बहुत बार गांठ की वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही जी। या बार बार एबॉर्शंस हो रहा। गांठ ऐसी है कि साइज़ बहुत बड़ा है, अगर वो प्रेग्नेंट भी हो जाए तो एबॉर्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस केस में दूरबीन पद्धति से हम उसको मेडिकल टर्म में लैप्रोस्कोपिक मामेक्टमी बोलते हैं, आप उस गांठ को रिमूव कर सकते हो। और आजकल आप कह सकते हो मॉर्सेलेटर्स आते हैं, उससे आप चर्न करके उसको निकाल भी सकते हो। तो सूक्ष्म छेद से ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो अगर किसी महिला को सिस्ट है, फाइब्रॉइड रिमूवल है, बच्चेदानी निकालना है, सपोज 50 ईयर्स ओल्ड लेडी, उनकी गांठ बन गई है और उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर उनको कुछ कैंसरस प्रॉब्लम भी है, तो लैप्रोस्कोपिक वर्डाइम्स। तो दूरबीन की पद्धति से ही नेचर ने फीमेल्स को नॉर्मल पैसेज दिया है जहाँ से डिलीवरी होती है। तो दूरबीन से हम सारे यूट्रस को और उसके ऑर्गन्स को डिटैच करते हैं और नीचे से निकाल सकते हैं। तो एल्डरली पेशेंट्स में सिस्ट रिमूवल, फाइब्रॉइड रिमूवल, यूट्रस रिमूवल, ये सारे बड़े कॉमनली और बहुत ही ईजिली एक्सपर्ट हैंड में किया जा सकता है। जी। अच्छा मैम, ज़्यादातर महिलाओं को जो पेट में दर्द की प्रॉब्लम होती है और वो इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेती हैं, तो क्या ये दर्द सिस्ट का हो सकता है या कोई और दिक्कत होगी? ज़्यादातर तो सिस्ट का ही प्रॉब्लम आता है, जैसे एल्डर एज की बात की आपने, और मैंने देखा है कि अक्सर एल्डर एज में ही महिलाओं को सिस्ट की समस्या होती है, बाद में लास्ट स्टेज पे आने पर उन्हें दर्द पता चलता है, तो ये दर्द वो गंभीरता से लेती नहीं है। तो क्या है इसका रीज़न? नहीं, साइन अच्छे सवाल किया आपने जी। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कुछ सिस्ट जो होते हैं जो बड़े पेनफुल होते हैं, एंडोमेट्रोसिस, बहुत बार वो सिस्ट विजिबल भी नहीं होते, लेकिन पेशेंट को देखेंगे कंप्लेन करेगी, यंग गर्ल्स या फिर रिसेंट मैरिज हुआ, बच्चे नहीं हो रहे, और उनके टेक्निकल बहुत टिपिकल सा सिम्टम्स होता है कि पीरियड्स के पहले बहुत सीवियर पेन होता है एंड व्हेन द पीरियड्स आर ऑफ वो कंफर्टेबल हैं। तो बहुत बार हमने स्कैन भी कर लिया एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी कॉज, यूट्रस भी ठीक ही दिखता है, ट्यूब्स भी ठीक ही दिखती हैं, तो हमारे और उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो फिर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हो सकता है ग्रेड 1 एंडोमेट्रोसिस होगा, सिस्ट नहीं बना है अभी, पर उससे चिपकाहट सी आ जाती है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में ये लैप्रोस्कोपी बहुत कारगर होती है कि आपने दूरबीन डाला एंड देन यू फाइंड इट द डायग्नोसिस। पहले हमको समझ में नहीं आ रहा था, हस्बैंड के शुक्राणु भी अच्छे हैं, महिला का पीरियड्स भी टाइम से आ रहा, पर प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो एंडोमेट्रोसिस वाले पेशेंट्स में ऐसे पेनफुल पीरियड्स होते हैं और प्रेगनेंसी आने में टाइम लग रहा है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दिखता भी नहीं, समझ में भी नहीं आता, देन वी जस्ट गो बैक टू द हिस्ट्री। बचपन में कभी ट्यूबरक्लोसिस हुआ था क्या, कोई पेट में ऐसे कुछ पानी या कुछ ATT की दवाई खाई थी क्या, देन वी कम बैक टू द प्रेजेंट। तो बहुत बार ऐसा कभी, जैसे हमने मैम एक मिनट बीच में, वो ATT की जो दवा आपने बताई वो क्या है? हाँ यस, सॉरी मैं मेडिकल टर्म में बोल गई। देखिए बहुत बार क्या होता है, बचपन में ट्यूबरक्लोसिस हुआ, इवन दो चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस, आई एम नॉट टॉलिंग अबाउट एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस, कहीं भी बॉडी में हो सकता है। नॉर्मली अभी इसके इंसिडेंस थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के साथ क्या होता है, अगर एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस है तो खासकर ट्यूब्स वगैरह बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती हैं, ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, और बहुत बार ट्यूब्स खुली भी हैं तो पेट में ना चिपकाहट सी हो जाती है और उससे पेन भी होता है और मरीज़ को समझ में नहीं आता कि पेन क्यों हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं कि शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, देन हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनसे हम पूछते हैं कि बचपन में ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो बोलते हैं हाँ, उनकी मम्मी या फादर बताते हैं कि नहीं, इनको TB हुआ था और ATT मीन्स एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट, ये हमने लिया था। तो हमारे को एक क्लू मिल जाता है, तब हम उसके ट्यूब्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि नहीं, हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी नहीं आ रही वहाँ पे ट्यूब एट फॉल्ट हो। तो ऐसे पेशेंट्स में दूरबीन डाल के जब अंदर चेक करते हैं तो बहुत बार हमारे को डेंस अडेजन्स मिलते हैं। अडेजन्स मीन्स चिपकाहट। बहुत बार ऐसा दिखता है कि छोटे स्टडेड से इम्बेडेड से ट्यूबरकल्स है, तो फिर इनकी बायोप्सी लेके हम भेजते हैं एंड देन वी रूल आउट कि ये
ट्यूबरक्लोसिस की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये चीज़ रूल आउट करना पड़ता है हमारे। अच्छा मैम, आपको लगता है कि ये जो टेक्निक है लेप्रोस्कोपी की, ये बहुत हद तक के कारगर है, ये पद्धति बहुत सही है सिजेरियन के लिए? ये देखिए, लैप्रोस्कोपी से हम सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं एक्सेप्ट सिजेरियन सेक्शन, बेबी को निकालना है जी। पर लैप्रोस्कोपी जो वेरी, अब एक चीज़ बताओ, हम लोग अभी अगर प्री कोविड की बात करें तो कभी भी हमारे को कुछ मीटिंग्स करनी होती थी तो वी कॉल अप, कब आ रही है तू, और हम अब देखेंगे तो जैसे कॉल किया मैं तो बिजी, अच्छा ऑनलाइन आ जाते हैं। सो नाउ वी हैव चेंज फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। बहुत बार मिलना जुलना सबसे अच्छा लगता है पर बहुत बार हमारा काम ऑनलाइन हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग ओपन सर्जरी से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, इनफैक्ट ऑफलाइन आप मिलते हो तो अच्छा लगता है, साहिन आई है चलना चाय पीते हैं। ऑनलाइन मिलते हो तो ठीक है, 90% इट इज़ गुड, पर 10% शायद ओरिएंटेशन प्रॉब्लम होती है। पर लैप्रोस्कोपी इवन ओपन सर्जरी से मच बेटर है। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप जो चीज़ देखना चाहते हो वो तो देख ही रहे हो, इसके अलावा बाकी चीज़ों का भी इंस्पेक्शन कर लेते हो। कुछ चीज़ें आपको पता ही नहीं थी और आपने देखा अरे अच्छा हुआ मेरे को ये भी दिख गया, ये बीमारी थी, वी वर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स और हमारे को कुछ और मिल गया। क्योंकि हम दूरबीन से जब जा रहे हैं तो पूरी चीज़ देख रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप लैप्रोस्कोप डालते हो तो ये सारी चीज़ें जो हमने जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सर्जरी है दैट इज़ रिकॉर्डेड। वो आपकी, जैसे हम यहाँ से दूरबीन से देख रहे हैं, जैसे आपके पास जा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। सेम इज़ द टेक्निक, दूरबीन से हमने देखा वो मॉनिटर पे हमारे को दिख रहा है और वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो एविडेंस बेस्ड भी ये बहुत अच्छा हो गया है। पेशेंट को समझाना, पेशेंट को बताना, उनको दिखाना, देखो तुम्हारी ये ट्यूब्स है, ये तुम्हारी ओवरी है और इसमें ये सिस्ट था, इसको मैंने निकाला और इस वजह से तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो एक आप कह सकते हो कि एविडेंस देना, उनको रिकॉर्ड करके सीडी में या पेन ड्राइव में वो उनकी पूरी सर्जरी हम दे देते हैं। आप बहुत बार घर में बैठ के बड़े मज़े से देखते, देख मेरा ऐसे था ऐसे था। तो ये दो चीज़ों से बहुत अच्छी हो गई, पेशेंट को भी बड़ा अच्छा लगता है, उनको अपनी पूरी सर्जरी दिखती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लिटिगेशंस एंड एविडेंस बेस्ड में हमारे को काफ़ी हेल्प हो जाती है कि हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर को इससे अच्छा और कुछ नहीं है। जी। जैसे आपने सिस्ट की जो बात की है मैम, ये लेप्रोस्कोपी से ये कितने प्रतिशत सफल होता है इसका ऑपरेशन? देखिए, लैप्रोस्कोपी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है लेकिन हमेशा ओल्ड इज़ गोल्ड ही होता है। मैं हमेशा अपने, जैसे हमारी संस्था जो है सृजन भिलाई टेस्टी बेबी सेंटर, ये ट्रेनिंग सेंटर भी है, हम लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स को ट्रेन करते हैं। तो हम हमेशा उनको बताते हैं कि लैप्रोस्कोपी या कोई भी रिसेंट टेक्निक है दैट इज़ ऑलवेज सेफ इन एक्सपर्ट है। तो आप हर चीज़ के पीछे मैराथन की तरह मत लगो, आपका जितना कैलिबर है। बिकॉज देखो, आई थिंक 20-25 साल के कैरियर में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मेरे को लगता है कि नहीं ठीक है ना, सब हो जाएगा। पर इनिशियली 10 साल पहले मैं भी सीखी होती थी, ये केस होगा, ये केस नहीं हो पाएगा, कन्वर्शन करना, ऑलवेज टेक माई सीनियर इन कॉन्फिडेंस, वो पास में है, कुछ भी दिक्कत होगी तो हेल्प ले लेंगे। तो कभी भी आपको दिक्कत लगती है कि लैप्रोस्कोपी से ये केस नहीं हो पाएगा तो ऑलवेज बेटर टू कन्वर्ट द केस। अगर बहुत बार मुश्किल चीज़ें आती हैं, चिपका हुआ है, पूरी बच्चेदानी चिपकी हुई है या बच्चेदानी से बाकी चीज़ें चिपकी हुई हैं, तो कभी भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि अगर लैप्रोस्कोपी से नहीं हो रहा तो हम उसको कन्वर्ट करके चीरा लगा के ना करें। दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ डॉक्टर की सेफ्टी कंसर्न इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट अबाउट द पेशेंट। तो देखो, आज मैं इस मुकाम में हूँ कि मेरे को लगता है कि अगर मैंने प्रॉपर डिसीजन लिया है कि किस केस को लैप्रोस्कोपी में करना और किस केस को ओपन में करना है, तो आई थिंक इफ़ द डिसीजन इज़ राइट तो 95 से 99% केसेस में मेरे को लगता है मैं पहले असेस कर लेती हूँ कि इसमें तो 95% मैं उस केस को लैप्रोस्कोपी से कंप्लीट कर पाती हूँ। 5% में फिर भी मेरे को कन्वर्शन करना पड़ता है। पर ये रेशियो आज से 10 साल पहले आई थिंक 60-40 था। 60% के बाद मेरे को लगता था कि नहीं, शायद ये मुश्किल होगी, तो आई वेरी राइटली कन्वर्ट द केस। तो देयर शुड बी नो हेजिटेशन इन कन्वर्शन फॉर द ओपन सर्जरी, बिकॉज जो चीज़ आप हाथ से फील करते हो वो आप लैप्रोस्कोप से फील नहीं कर सकते। हालांकि चीज़ें बहुत अब 3D लैप्रोस्कोप में आपके 3D विजन भी आते हैं आजकल, कैमरा एंड स्कोप्स इतने अच्छे आ गए हैं तो टेक्सचर भी फील हो जाता है। टेक्निक्स बहुत डेवलप हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी भी समय हेजिटेशन है
तो आप कन्वर्सन हमेशा कीजिए। और हर पेशेंट में आज के डेट में भी हम उनको बता के रखते हैं कि बेटा अगर ये लैप्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं है तो वी विल शो यू कि वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास। हम बहुत अच्छे से उनको कन्विंस कर सकते हैं और फिर हम उनको कन्वर्शन का कंसेंट हमेशा लेके रखते हैं। जी। अच्छा मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि लेप्रोस्कोपी से फ़ायदे क्या क्या हैं? हाँ, अच्छा सवाल किया। जो दर्शक देर से ज्वाइन की मैं उनको फिर बता दूं, आज हम लोग सृजन बिलाई टेस्टिव बेबी सेंटर के नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी में लैप्रोस्कोपी एंड फीमेल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने लैप्रोस्कोप से क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। मैं लैप्रोस्कोपी के फ़ायदे, साइन बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, इनिशियल डेज़ में, अर्लियर डेज़ में जब लैप्रोस्कोपी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते थे हमारे पास और वो कहते थे कि नहीं चीरा में कर दीजिए। लोग ऐसा कहते हैं कि लैप्रोस्कोपी में पूरा नहीं निकलता। जी। देन आई हैव टू कन्विंस देम कि मैं तेरे को वीडियो दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, और अगर ये उंगली को काटनी है तो अब यहाँ से बेहतरीन काटोगे, आधा कैसे काटोगे। जी। और हमेशा कन्वर्शन रेट के कंसेंट लेने के बाद ही हम लोग करते हैं। तो लैप्रोस्कोपी के फ़ायदे क्या है मैं फिर बता दूँ। आपकी वही काम जो है वो आपके जो 5 सेंटीमीटर इंसिजन से होता है वो 1.5 से 1 सेंटीमीटर इंसिजन से होता है। स्मॉल कट कम है तो पेन कम है, पेन कम है तो एंटीबायोटिक्स कम है, पेन किलर कम है, हॉस्पिटल स्टे कम है, तो आपका वर्क लॉस कम है। तो ये चीज़ें जो है ना ये एक दूसरे से जुड़ी पड़ी हैं। अगर आपका छोटा इंसिजन है तो आप जल्दी घर जा रहे हो, जल्दी अस्पताल से छुट्टी हो रही है, कम दवाइयाँ खा रहे हो, आप कूल जाते हो, तो ये सारे फ़ायदे हैं। और बाकी मैंने जैसे बताया कि आप एडिशनल चीज़ों को भी देख लेते हो। जी। आपने किसी, जैसे मैंने एक सिस्ट के लिए, राइट ओवेरियन सिस्ट है, मैंने उसके लिए सर्जरी प्लान करी, मैंने देखा राइट ओवेरियन सिस्ट है, पर जब मैं देखने गई तो मैंने देखा लेफ़्ट साइड में पीछे की तरफ, जो कि नहीं दिख पाया, बहुत छोटा था तो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख पाया, तो एक छोटा सिस्ट वहाँ भी पड़ा था। तो ये एक बेनिफिट हो गया कि आपने जब ये किया तो वो चीज़ें भी दिख गई। हर्निया वगैरह सर्जरी जब करते हैं सर्जन तो ये बड़ा बेनिफिट होता है कि इस साइड का तो हर्निया दिख ही रहा था उनको, बाकी छोटे वीकनिंग पॉइंट्स थे तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो लैप्रोस्कोपी से अब एडिशनल बेनिफिट्स हम लोग गेन कर पाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। जैसे मैम, लेप्रोस्कोपी के बाद में पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा? जैसे अब उनका इलाज हो गया उसके बाद उन्हें क्या क्या एहतियात बरतना है और उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है? डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी जैसे मैंने बताया चीरा कम लगता है। मान लो उसी बच्चेदानी को हम लोग अगर चीरे से निकालते हैं और उसी बच्चेदानी को हम दूरबीन से निकालते हैं, तो चीरे वाले में नॉर्मली देखिए मेजर जो कंसर्न होता है वो सेम ही होता है, डाइट देना या उनको मोबिलाइजेशन जल्दी हो जाता है जी। और उनको अगर हमने ग्लू लगाया है तो फिर कुछ इशू नहीं है, वो अपना नॉर्मल शावर ले सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो बहुत मेजर कोई सावधानियां नहीं होती। नेक्स्ट डे दे कैन बी डिस्चार्ज। बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी है तो एक दिन और रुक के डिस्चार्ज कर सकते हैं। और बाकी प्रिकॉशंस जो नॉर्मल दवाई टाइम से ले लें, एंटीबायोटिक्स फॉर 3 डेज़ और 5 डेज़। एंड अगर हिस्टेक्टमी करते हैं तो स्ट्रेनिंग थोड़ा अवॉइड करने बोलते हैं, वो हम ओपन केसेस में भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चेदानी के जो नीचे से ही निकलता है, चाहे वो ओपन सर्जरी हो या फिर ओपन में अगर पेट से निकाल रहे हैं तो ऊपर से निकलेगा, तो नीचे जो वॉल का एरिया छोड़ते हैं वो हैंग ना करे, उसमें प्रोलैप्स ना हो, इसके लिए नीचे की स्ट्रेनिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें अवॉइड करने बोलते हैं। इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में हम उनको कहते हैं कि अगर कोई सिस्ट या एंडोमेट्रोसिस का ट्रीटमेंट हमने किया है तो इमीडिएटली वी स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर द बेबी। डोंट वेट कि हम 3 महीने बाद आएंगे, कि सर्जरी के लिए 3 महीने की रेस्ट है, बिकॉज ये चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, दोबारा फॉर्म हो जाती हैं। एंडोमेट्रोसिस का, सिस्ट का, अगर ये बेसिक रीजन है, अगर प्रेगनेंसी दोबारा नहीं आई तो ये 6 महीने 1 साल में रीअकर होने के चांसेस होते हैं, तो ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करें उसके लिए। जी। जैसे कि मैम आप बांझपन विशेषज्ञ हैं, तो इस पद्धति से ये इलाज मतलब बांझपन का ठीक हो सकता है, मतलब उन्हें आगे भविष्य में संतान का सुख मिले? देखो अब जाके आपने मेरे क्वेश्चन पूछा है तो मैं बेसिकली IVF का ज़्यादा काम करती हूँ, इनफर्टिलिटी का, IUI एंड ऑल। तो अगर मान लो किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो सपोज हमने इनिशियल टेस्ट किया और उनके देखे कि उनके अंडे भी अच्छे बन रहे हैं,
उनके हस्बैंड के कीटाणु भी ठीक हैं, जी। और किसी के मान लो ट्यूब की जांच करिए, बीज वाहिनी जो होती है जी, जी। जिससे एग्स ट्रांसफ़र होके आते हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज है तो लैप्रोस्कोपी इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट, उससे हमको ट्यूब्स को खोलना है। जी। तो उससे बहुत ही सिंपल छेद से हम लोग उस ट्यूब्स को खोलते हैं। आई टी 70 to 80% वेरी गुड सर्जरी एंड इट शुड बी प्रमोटेड इन यंग पेशेंट्स जी। डेफिनेटली। पर अगर किसी का मान लो कि अंडे भी अच्छे बन रहे हैं, शुक्राणु भी अच्छे हैं, बीज वाहिनी भी खुली है, ट्यूब्स भी खुली हैं, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और बाहर से देखने से हमारे को कोई टेक्निकल फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा, देन इन दैट केस लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी, मैं बार बार ये बताना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को कि जब भी आप लैप्रोस्कोपी कराते हैं तो उसको हिस्ट्रोस्कोपी भी साथ में कराएं। मैम ये बीच में मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, हाँ। हिस्ट्रोस्कोपी क्या है ये हाँ, बताइए थोड़ा। हाँ। देखिए जैसे ये मान लीजिए ये कप है, तो अब हम इसको बाहर से देख रहे हैं, ऐसे दूरबीन डालो, हम इसको चेक करें, तो दिस इज़ लैप्रोस्कोपी। जैसे हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं और आपने बाहर से देखा सृजन, तो बाहर से जैसे ये आउटर व्यू जो है, ये हमने पेट में दूरबीन डाला और देखा, दिस इज़ लैप्रोस्कोपी। जी। ये सपोज ये हमारी बच्चेदानी है जी। और ये बच्चेदानी की कैविटी है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं बाहर से कैसा है, नली कैसी है, तो दिस इज़ लैप्रोस्कोपी। इधर से हम दूरबीन डालते हैं बिकॉज बेबी यहीं ग्रो हो रहा है यूट्रस के कैविटी में। जी। तो इधर से हम अगर दूरबीन डाल के चेक कर रहे हैं तो इसको हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसलिए बहुत बार आप किसी भी कारण से सपोज लैप्रोस्कोपी कराएं, सपोज आपकी ट्यूब्स बंद है, तो आपने पेट में दूरबीन डाला, आपकी ट्यूब्स खुल गई, ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर कि मैडम साथ के साथ हिस्ट्रोस्कोपी भी कर दीजिए, क्योंकि नहीं पता बहुत बार आपकी इधर में कोई इन्फेक्शन दिखाई दे, कोई छोटा सेप्टम हो, कोई पॉलिप हो, तो हिस्ट्रोस्कोपी से बच्चेदानी के अंदर की जांच होती है और लैप्रोस्कोपी से आप बाहर का पूरा पेट की साइड से देखते हैं। तो ये हमेशा इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जब भी आते हैं, चाहे उनका किसी भी काम से आप ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं, वी ऑलवेज कंबाइन हिस्ट्रोस्कोपी विथ लैप्रोस्कोपी, क्योंकि आज तो हमने ट्यूब्स खोल दी, पर सपोज उसके बच्चेदानी के अंदर कुछ अवरोध मिला, और इसके करने में हमारे को 2 से 3 मिनट लगता है, मरीज पूरा बेहोशी में ही रहता है। आपने उनका इनिशियल ट्रीटमेंट तो कर दिया, पर एडिशनली आपका एंड रिजल्ट क्या है? बच्चा। बच्चा कहाँ ग्रो होगा? यूट्रस के अंदर। तो आप जब कर ही रहे हो, सपोज ये हिस्सा यूट्रस के अंदर का है, तो आप उसकी लाइनिंग्स भी चेक कर लो ना जी। तो देन दैट इज़ कम्प्लीटेड। सपोज उसी मरीज का आगे ट्यूब्स भी खुल गई, पर किसी कारणवश ट्यूब फंक्शनिंग नहीं है, ट्यूब्स के अंदर की चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, कोई इन्फेक्शन था और उनकी प्रेगनेंसी नहीं आई, और एंड में 2 साल 3 साल के बाद उनको IVF के लिए जाना पड़ा, तो ऑलरेडी अगर हिस्ट्रोस्कोपी किया हुआ है तो वी आर, हाँ तेरा हिस्ट्रोस्कोपी भी ठीक है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेप्टम नहीं है, कोई पॉलिप नहीं है, तो दैट्स ए ग्रेट हेल्प व्हेन दे आर कमिंग फॉर द IVF। सो जब भी करें तो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी कंबाइन करना चाहिए। जी। तो मैम हिस्ट्रोस्कोपी को भी हम दूरबीन पद्धति बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक दूरबीन की ही जांच है। ये हमने अंदर देखा और ये हमने बाहर देखा। जी। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन है कि लेप्रोस्कोपी में जो खर्च जो आता है वो कितना मतलब होगा एक फैमिली के ऊपर, ये जो करवा रहा है उसके ऊपर में इसका खर्च कितना आता है, एक अंदाज? हाँ सही पूछे। देखिए आपने बहुत ही अच्छे सवाल किया, पर पहले मैं उसकी पहले ये बताऊंगी कि अगर आपको किसी सर्जरी के लिए जाना है जी, तो बहुत बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं, आई थिंक 2 days बिफोर आई हैड ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ द डॉक्टर कि संगीता इसका ना थोड़ा पुअर बजट का मरीज है, ओपन कर देना। तो डॉक्टर को, क्योंकि लोगों को लगता है कि लैप्रोस्कोपी महंगी टेक्निक है और ओपन जो है वो सस्ती टेक्निक है। मैं आपको फिर बताऊं, सपोज मेरे को बच्चेदानी निकालनी है और मेरे को चीरा लगा के निकालना है, तो आप सोचेंगे मैं पहले पेट खोलूँगी, फिर उसका सीध खुलेगा, देन वो पेट के अंदर जाऊँगी, फिर मैं बच्चेदानी निकालूंगी और जहाँ से निकालूंगी वहाँ सब जगह मेरे को धागा बांधना है जी, सूचर करना है या कॉटरी करनी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक सिलाई का कॉस्ट, जो सूचर्स यूज होते हैं, और पूरे पेट के बंद का कॉस्ट, लैप्रोस्कोपी ओपन सर्जरी नॉर्मली 1 दिन स्टे ज़्यादा हो जाता है, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा हो जाता है, और उसी को मैं लैप्रोस्कोपी से करती हूँ। मेरा सूचर कॉस्ट 0 हो जाता है ऑलमोस्ट। जी, मेरे को धागे सिलाई के लिए लगते नहीं, क्योंकि मैं कॉटरी करती जाती हूँ और बढ़ती जाती हूँ। तो लैप्रोस्कोपी एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कॉस्टली होता है। अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया है तो सर्जरी आप में आपकी एक्सपर्टीज, एनेस्थीसिया ऑलमोस्ट सेम, तो कंपेरेटिवली आप फिर मैंने जल्दी डिस्चार्ज किया,
मैंने एंटीबायोटिक्स कम दिया, मैंने पेशेंट को हॉस्पिटल से घर जल्दी भेजा और घर से ऑफिस जल्दी भेजा जी। तो ये सारा चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे तो लैप्रोस्कोपी सस्ता पड़ेगा जी। पर आप हॉस्पिटल कॉस्ट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपी एंड ओपन सर्जरी आई हैव गिव द इक्वल कॉस्ट जी। इसी तरीके से मैं फिर एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात बोल रही हूँ, हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन दैट इज बोथ ऑफ द सिमिलर कॉस्ट, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा मुश्किल है, डॉक्टर का पेशेंस एनर्जी टाइम सब लगता है, सिजेरियन तो फटाफट हो जाता है, तो हमने दोनों कॉस्ट को सेम ही रखा है। बहुत बार पेशेंट को लगता है कि पता नहीं सिजेरियन होने से ज़्यादा पैसा लग जाता है नॉर्मल से, तो हमारे दोनों ही कॉस्ट आउट एट पार हैं, नॉर्मल की भी, सिजेरियन की भी, लैप्रोस्कोपी की भी और ओपन की भी, तो कॉस्ट सेम है जी। तो मैम यहाँ सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में ये सारी सुविधाएं हैं? हाँ, हमारी 2 यूनिट्स है एक्चुअली। आईवीएफ के साथ में आप आईवीएफ ओटी बिल्कुल अलग ओटी होती है, जैसे टोटली स्टेराइल ओटी, वहाँ पे आप नॉर्मल आप कह सकते हो कि जो क्लीनर्स वगैरह होते हैं जैसे बीटाडीन, सैवलॉन, ये सब नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि इनसे हमारे गैमेट्स मतलब अंडाणु शुक्राणु डैमेज होते हैं। तो आईवीएफ ओटी हमारे सृजन में 2nd फ्लोर में है, और जो लैप्रोस्कोपी डिलीवरी ये सारे करते हैं वो रिवाइवल मेडिकल सेंटर जो 1st फ्लोर पे है वहाँ पे हम करते हैं। 2 ओटी डिफरेंट है, वो ओटी अलग है, ये ओटी अलग है, पर एक ही छत के अंदर आपको सारी सुविधाएँ हैं जी। फ्लोर्स अलग अलग हैं, सुविधाएँ सारी हैं। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल है कि लेप्रोस्कोपी होने के बाद में पीरियड्स कितने दिन बाद आएगा? देखिए, अगर आपने इनफर्टिलिटी पेशेंट्स की लैप्रोस्कोपी अगर आपने एंडोमेट्रोसिस के लिए करी है तो आप वो सिस्ट को निकाल देते हो, और बहुत बार उसके बाद हम लोग थोड़ा सप्रेशन के लिए कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं, तो थोड़ा डिले हो जाता है। अगर आपने ट्यूब खोलने के लिए किया है तो नॉर्मल उनके टाइम से पीरियड्स आएंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं है, वो नॉर्मल है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं। तो अगर आपने सप्रेशन के लिए कुछ दवाइयाँ दी हैं, तो जैसे हमने फाइब्रॉइड निकाला है तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा 1 मंथ रुक के पीरियड्स आए। बहुत बार सप्रेशन के लिए हम लोग कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं, एंडोमेट्रोसिस के लिए तो डेफिनेटली देते हैं, तो यहाँ थोड़ा डिले होता है, अदरवाइज वो हमारे कंट्रोल में होता है, अदरवाइज वो नॉर्मल ही आता है। तो मैं सम अप करने के लिए अपने व्यूवर्स को बताऊँ कि आज हम लोगों ने चर्चा करी वो लैप्रोस्कोपी एंड स्त्री महिला गायनेकोलॉजी के लिए लैप्रोस्कोपी कैसे हेल्पफुल है। तो मैं आप सबको फिर से बताना चाहूँगी कि लैप्रोस्कोपी इज ए वेरी कारगर टेक्निक फॉर एनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट सिजेरियन सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी इन द गायनिक फील्ड। और हमेशा आप अपने डॉक्टर्स को ये डिमांड करें कि अगर वो मुश्किल केस भी है, मान सपोज आपको लगता है कि आपका केस बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर भी आप उनको बोले कि मैडम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी तो आप कर लें, सो दैट यू कैन सी द होल वर्ल्ड एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको चीरा भी लगाना है तो किधर से लगाना है। एंड डेफिनेटली इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज आपकी आराम का भी एक जीवन में बहुत महत्व है। ये कोविड के बाद हमने अपने शरीर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए देखा है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 5 दिन तक अस्पताल में रहो और 2 दिन तक अस्पताल में रहो, उसका फ़र्क पड़ता है। सो लैप्रोस्कोपी इज़ ए वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड होपफुली इसके बाद हम लोग अब रोबोटिक में आ जाएंगे तो वो और भी अच्छा होगा बिकॉज इट्स मोर प्रिसाइजली डन, पर अगेन रोबोट इज़ वेरी कॉस्टली। सो नाउ डेज वी आर डूइंग विद 3D लैप्रोस्कोपी एंड मोस्टली इज़ वेरी इफेक्टिवली डन। So I just any queries you can call me at सृजन, और हमारे वेबसाइट पेज पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पेज भी जा सकते हैं, और मैं साइन को आपका टेक के लिए आपको बोलूँगी आप कुछ बताएं जी। तो ये थी डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से, जिन्होंने हमें लेप्रोस्कोपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक यू साइन, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।